हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि स्टॉक मार्केट हो या दुनिया, हम जो भी काम करते हैं ना, अगर अगेंस्ट द ट्रेंड करते हैं तो हमें ज़्यादा गेन मिलता है। जैसे कि यूट्यूब ही ले लीजिए। यूट्यूब जब पहले पहले आया था तो जो भी क्रिएटर थे यूट्यूब पर उनको सब बेवकूफ़ बोलते थे। अब वही क्रिएटर्स अपने घर से बैठ के काम करते हैं, उनकी मिलियन मिलियन ऑडियंस है और घर बैठे पैसा कमाते हैं और लोगों तक फ़ायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस टाइम पर जब यूट्यूब नया नया आया था वो अगेंस्ट द ट्रेंड गए थे। ये चीज़ हमसे ज़्यादा और कौन जान सकता है, जो कि स्टॉक मार्केट में भी तो यही होता है। अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर, जैसे कि हर कोई किसी स्टॉक को बाय कर रहा है और वो स्टॉक इतना महंगा हो चुका है, आप उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो आपको बाद में जाके पता लगता है जब वो स्टॉक वापस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू तक आता है कि भाई मैंने तो बहुत सही काम किया था अगेंस्ट द ट्रेंड जाकर। ऐसे ही जो लोग बाग मल्टी बैगर बनाते हैं, मल्टी बैगर मतलब 10x या फिर 100x देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो वो कैसे बनाते हैं? वो उनको भी तो अगेंस्ट द ट्रेंड जाना पड़ता है। वो लो पीई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जब कंपनी को सब फेंक रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ सालों बाद जब कंपनी अपना केपेक्स अच्छा करती है, रेवेन्यू ग्रोथ दिखाती है, तब उसकी वैल्यूएशन भी हाई लगती है और तब जाके पता नहीं चलता अगले 5 से 10 साल में वो 10x और इवन 100x रिटर्न दे देती है उस इन्वेस्टर को जिसने उस टाइम पर इन्वेस्ट करा था जब सब फेंक के जा रहे थे। ठीक है, तो एज अ वैल्यू इन्वेस्टर हमें तो अगेंस्ट द ट्रेंड ही चलना होता है। इसीलिए मैं आज आपके पास लाया हूं इस वैल्यू इन्वेस्टर को। इनका नाम है सेथ क्लारमैन। ये हैं बाउपोस्ट ग्रुप है अमेरिका में, उसके उसमें वो ग्रुप ही इनका है। उस ग्रुप में इन्वेस्टर हैं। ये वैल्यू इन्वेस्टर कहा जाता है इनको। ये कहते हैं कि वॉरेन बफे पहले जो सिगार बड मेथड यूज़ करते थे ना, कि बहुत ही अंडरवैल्यूड कंपनीज को खरीदते थे, उसके बाद ऊपर आकर उनको बेचते थे। तो वॉरेन बफे ने तो वो चीज़ छोड़ दी, जो पहले वो सिगार बड यूज़ करते थे मेथड। अब वॉरेन बफे ने कर दिया कि फेयर वैल्यू पर कंपनी खरीदते हैं, उनको लॉन्ग टर्म टाइम होल्ड करते हैं, जिससे उनकी इन्वेस्टमेंट में ओरिजिनली ग्रोथ आती है। ठीक है, पर बाओ पोस्ट के मेथड जो ये यूज़ करते हैं सेथ क्लारमैन, ये ओरिजिनल वैल्यू इन्वेस्टिंग का पुराना बेंजामिन ग्राहम का बताया हुआ मेथड यूज़ करते हैं। अभी भी सिगार बट खरीदते हैं, जैसे 10 रुपये पे कोई स्टॉक आया, खरीदा, 18-20 रुपये पे अपनी पोजीशन हल्की करी। ठीक है, तो ये भी बिलियनर हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो इनके इनके इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो इनके इंटरव्यूज़ में मुझे बहुत कुछ पता चला, तो उसके ऊपर मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पर। तो ड्राइंग ऑन द विजडम, ओके, लेट एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग, फ्रेश इनसाइट, ड्राइंग द विजडम ऑफ सेथ क्लारमैन, वन ऑफ द बिलियनर स्टार्टर्स, ओके, कीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट डायनेमिक्स, ओके। हाँ, तो सेथ क्लारमन मेरे पास इनका नाम आया पहले, जैसे मैं वैल्यू इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहा था, वैल्यू इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू सुन रहा था उसमें। उसके बाद जब मैं बेंजामिन ग्राहम की लिखी हुई बुक सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ने गया, तो उसका जो इंट्रोडक्शन था वो सेथ क्लारमन ने ही लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, बुक रीप्रिंट होती रहती है, तो जो करंट एडिशन है बुक का, उसका उसका फॉरवर्ड कह दो या इंट्रोडक्शन कह दो, वो सेथ क्लारमन ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस इंट्रोडक्शन में ही इतनी वैल्यूएबल चीज़ें मिली मुझे। ठीक है, वाइल रिगार्डिंग एज द फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग, ओके, वी नो दैट, मेकिंग दिस हाईली इन्फ्लुएंशियल, ओके, हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट हाउ। हाँ, इसमें ये बात करते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ना, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके इन्वेस्ट करने में और इंडिविजुअल के इन्वेस्ट करने में कितना फ़र्क है। और ये बात करते हैं कि एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर हमें कितना फ़ायदा है, हमारे पास कितना एडवांटेज है इन्वेस्ट करने में। ठीक है, सब कहते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास एडवांटेज है, नहीं, हमारे पास एज अ इन्वेस्टर, एज अ प्राइवेट इन्वेस्टर हमारे पास ज़्यादा फ़ायदा है। अब ये एडवांटेज हमें कैसे मिलता है? पहली बात तो ये इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लेन करते हैं। ये बताते हैं कि जो भी ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लेते हुए इन्होंने एग्जांपल लिया है हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की एंडाउमेंट का। ये क्या है?
हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के पास इतनी फ़ीस कलेक्ट होती है, फ़ीस के साथ साथ इनके पास बाकी जगह से भी पैसा आता है। जो इनके एल्यूमनाई होते हैं ना, वो इनको पैसा देते हैं, इनके पास पैसा भेजते हैं। और डोनेशन तो इन कॉलेजेस में इतना आती है, इन यूनिवर्सिटीज़ में। तो इनका जो सारा पैसा इकट्ठा होता है ना, ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, इन्वेस्टमेंट फंड्स में। तो ये बाउ पोस्ट के सेथ क्लारमन इनकी इन्वेस्टिंग टेक्निक के बारे में बताते हैं। ठीक है, invest money and can fundamentally change how, okay, consider the following word of institution which manages billions of dollars. Okay, we know that. You might assume this institutional. अब हमें देखकर क्या लगेगा, भाई साहब ये इंस्टीट्यूशनल जायंट्स हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इनमें तो एडमिशन पाना ही मुश्किल है। टॉप ऑफ द टॉप क्लास के बच्चे जाते हैं इसमें। तो ये इसके जो डायरेक्टर्स होंगे इसके एंडाउमेंट के, बहुत इंटेलिजेंट होंगे। हमारा तो नॉर्मल मार्केट कमाता है 12% का, ये तो कम से कम 25-30% कमा रहे होंगे साल का CAGR। हाँ, ये तो पता नहीं कहाँ जाएगा इनका पैसा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये इस मिथ को बस्ट कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट में आके कैसे सब बराबर हो जाते हैं। कैसे ये हार्वर्ड का पैसा जो हम सोच रहे हैं ना कि ये तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चेस कर रहा होगा, ये लॉन्ग टर्म के लिए बेट करते हैं, हार्वर्ड का जो एंडाउमेंट का पैसा है कि लॉन्ग टर्म चीज़ों में लगता है। कि लॉन्ग टर्म में क्या है, ओरिजिनली तो हमें पता है लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर जी और बेंजामिन ग्राहम तक भी कह कह के थक गए कि लॉन्ग टर्म और लोअर वैल्यूएशंस पर स्टॉक को खरीदो। पर क्या ऐसा ही करते हैं? क्या ये हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड की एंडाउमेंट का पैसा क्या ऐसी जगह लग रहा है? आइए देखते हैं। पहली बात तो वो इसका इसका भांडा फोड़ देते हैं कि एंडाउमेंट का पैसा कैसे लगता है। एंडाउमेंट क्या होती है? एंडाउमेंट में डायरेक्टर्स होते हैं खूब सारे। वो उनका काम होता है फंड्स को देखना कि इस फंड मैनेजर को हम पैसा दें जो हमारे इतने सारे पैसे को इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो वो जिस फंड मैनेजर को ढूंढते हैं, पहली बात तो वो फंड मैनेजर कैसे होते हैं। वो फंड मैनेजर वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहें भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके फंड में, उनका फंड इंडेक्स नहीं होता, उनका फंड होता है बिगर देन द इंडेक्स। जैसे इंडेक्स में 50 से 100 शेयर होते हैं, उनके फंड्स में 200 शेयर होते हैं 100 शेयर तो मिनिमम होते हैं उनके फंड में। तो 100 शेयर में क्या वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसके फंड मैनेजर को अगर बोल दो कि 100 के 100 शेयर के नाम बता दे, तो क्या वो बता पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि फंड मैनेजर को ही नहीं पता होता कितने स्टॉक हैं, क्योंकि 200 स्टॉक, इतने फंड, तो वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग तो करनी उनके बस की नहीं है। और हाँ, ये भी बात करते हैं कि ये हमने सुना होगा कि भाई 10 बेसिस पॉइंट से मार्केट बढ़ा या 100 बेसिस पॉइंट से मार्केट बढ़ा। तो उन फंड्स में इन्वेस्टिंग होती है बेसिस पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, इन्वेस्टिंग को ये नहीं होती कि भाई 1/4 ऑफ माई पोर्टफोलियो इज इन दिस स्टॉक या फिर 1/10 ऑफ माई पोर्टफोलियो इज इन दिस स्टॉक। वो इतने हाईली डाइवर्सिफाइड, ये डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी ना, इसको कहते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन करके रहते हैं। 100 बेसिस पॉइंट किसी स्टॉक में हो गया तो हो जाता है भैया रुक जाओ। अब 100 बेसिस पॉइंट होता कितना है? 100 बेसिस पॉइंट होता है 1% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो। ठीक है, 100 बेसिस पॉइंट इन फंड्स में बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक स्टॉक में लगा दिया कि भाई हमने तो ज़्यादा रिस्क ले लिया, घंटा रिस्क लिया, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे 100 बेसिस पॉइंट में। तो ऐसे ड्रामे करते हैं। और दिस एक्सट्रीम डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क टू सच एन एक्सटेंट दैट दीज फंड्स स्ट्रगल टू आउट परफॉर्म द मार्केट एसेंशियली मिमिकिंग द इंडेक्स। हाँ, तो अब ये इतना ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है इन फंड्स में। ठीक है, हम ये मान सकते हैं चलो ये गिरेगा नहीं, पर ये कुछ कमा के भी तो नहीं देगा। पहली बात तो ये मार्केट से भी जब बड़ा फंड हो जाता है तो मार्केट को भी बीट करना इनके लिए मुश्किल है। जो जनरल मार्केट का रिटर्न है ना, इनके फंड्स वो भी नहीं कमा पाते जनरल मार्केट का रिटर्न। फिर आती है बात, ये जब इंडेक्स को ही पकड़ के रखना है इनको, अब तो क्या है, नई नई ETF आ रहे हैं ना, तो उन फंड मैनेजर के पास भी पैसा नहीं जा रहा। अब एंडाउमेंट अगर चाहे तो डायरेक्ट ETF में डाल सकती है, अपना पैसा बचा रही है लो फीस में। ठीक है, ETF की तो फीस भी कम होती हैं। अब आगे बात करते हैं, rather than taking risk to achieve superior return, these funds play it safe and hogging the market index driving for। अब क्या है, रिस्क टेकिंग बिहेवियर इन फंड मैनेजर्स का तो चला जाता है।
इनकी जैसे कुत्ते की दुम होती है ना, वो एकदम अंदर चली जाती है कि भाई हमारे हमारे बस की नहीं है कहीं पे रिस्क लेना। और क्या है, इन्वेस्टिंग काम ही रिस्क का है। तुम्हें इतना रिस्क नहीं लेना कि भाई पैसे डूब ही जाएं, पर थोड़ा तो लेना पड़ेगा। किसी कंपनी में तो कुछ तो डालना पड़ेगा, तभी तो उसका रिवॉर्ड मिलता है, तभी तो हम आगे जाके पैसे कमाते हैं। अब मार्केट तुम्हें नॉर्मल रिटर्न दे रही है 10 से 12% का, ठीक है, तुम्हें 20% रिटर्न कमाना है, तो तुम उतने ही स्टॉक्स में थोड़ा ना लगाओगे जितना मार्केट में स्टॉक्स हैं। नहीं, या तो तुम अपने पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेट करके बैठोगे, है ना, उसमें से जो बेस्ट तुम्हारे आइडियाज होंगे उन्हीं में तुम्हारा पैसा होगा। ये तो वॉरेन बफे जी, चार्ली मंगर जी परेशान हो गए कह कह के। चार्ली मंगर तो यहाँ तक कहते हैं कि 3 स्टॉक हैं बहुत हैं, वेल डाइवर्सिफाइड है। वॉरेन बफे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं इसको, 6 से 7 बोलते हैं वो, ठीक है। अब कोई 6 से 7 बोल रहा है स्टॉक्स वेल डाइवर्सिफाइड, और कोई कर रहा है 100 स्टॉक्स, उसमें भी 100 स्टॉक्स का मतलब हो गया ना 100 बेसिस पॉइंट इन ईच स्टॉक, ठीक है। अब 100 स्टॉक में भी उसको 100 बेसिस पॉइंट एक स्टॉक में है, 1% एक स्टॉक में है, उसमें उनकी हालत बुरी हो जाती है कि भाई मेरा स्टॉक कहाँ जाएगा, मेरा पोर्टफोलियो कहाँ जाएगा। तो सेथ क्लारमन उनकी इस बात के ऊपर टिप्पणी देते हैं, विद सम इवन रिक्वायरिंग वीकली, और ये तो रिटर्न दे फील सेफ। और भाई आजकल टेक्नोलॉजी तो इतनी बढ़ चुकी है, इनके जो डिमांड हो गई ना, अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस चाहिए इनको अपने फंड मैनेजर से। ये कैसे? अब इनको पता है, पहले जैसे कोई भी रिटर्न आता था ना किसी भी कंपनी का, किसी भी एंडाउमेंट का, तो वो देखते थे कि जो हमारा एंडाउमेंट का इतने बिलियंस ऑफ डॉलर हैं, इन्होंने ईयरली कैसा परफॉर्म किया, या 5 ईयरली कैसा परफॉर्म किया, डेकेड में कैसा परफॉर्म किया, हमारा फंड मैनेजर कुछ कर रहा है कि नहीं, तो ये ईयरली देखते थे। अब क्या हुआ, अब टेक्नोलॉजी में इतना एडवांटेज आ गया, धीरे धीरे वो आने लग गए कि भाई मंथली हमारा स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है। एंडाउमेंट पूछती है कि हमें मंथली रिपोर्ट भेजो, और कुछ कुछ फंड का तो ये भी रिपोर्ट आ रही है कि वीकली भेजो। और जहां तक अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, डेली टिकर पे बात होती है कि भाई मार्केट इतना ऊपर गया तो तुम्हारा फंड कितना ऊपर लेके गया हमारा पोर्टफोलियो, बताओ। एंडाउमेंट को, अब जो ये फंड मैनेजर्स है ना नए नए, तो इनको तो उन्होंने गर्दन पकड़ रखी है एंडाउमेंट ने, कि हल्का सा भी नीचे जाएगा तो पैसे लेके अपने भाग जाएंगे, पैसे लेके अपने चले जाएंगे किसी दूसरे फंड मैनेजर को ढूंढने के लिए। दूसरे में भी तुम कौन से फंड मैनेजर ढूंढोगे? दूसरे में तुम जाके देखोगे कि भाई वो फंड मैनेजर जो कमा रहा है, जिसके इसने 200 स्टॉक में डाल रखा था, वो फंड मैनेजर देखेंगे जिसने 500 में डाल रखा होगा। भाई सब कमा लिया तुमने, तो बीट कर लिया मार्केट को। अरे मार्केट में इन्वेस्ट करना ही मार्केट को बीट करने के लिए होता है, हाँ। नहीं तो अपना मार्केट का निफ्टी 500 इंडेक्स है उसको बाय कर लो, फिर बाद में ये परेशान क्यों होना। फंड मैनेजर को ढूंढो, इतने पैसे दो, उसके बाद उनसे बार बार रिपोर्ट मांगो, फिर वो रिपोर्ट पढ़ो, पता नहीं क्या काम है इनका, ठीक है। ऑफन हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, सेथ क्लारमैन, शॉर्ट टर्म। और हाँ, अब कोई आपसे मंथली तो छोड़ो, वीकली या डेली रिपोर्ट मांगेगा कि मार्केट नीचे गया मेरा पैसा निकाल दो, मार्केट ऊपर गया मेरा पैसा निकाल दो क्योंकि बेच दो सारे शेयर, हाँ। तो कितनी वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट में। जो शेयर मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी आ रही है, ये इसी वजह से तो आ रही है। इन लोगों को क्या है, अब स्टॉक मार्केट के बारे में हर किसी को तो पता होता नहीं, और वॉरेन बफे चार्ली मंगर को पढ़ते हैं पर उस पर भरोसा नहीं कर सकते, है ना। और क्योंकि उनका तो करा कराया है, उनके सारे इंटरव्यूज़ हैं, पिछले 40 साल से वो काम कर रहे हैं, उनके लिखे हुए शेयर होल्डर्स लेटर हैं, ठीक है, उनका वैलिड पॉइंट्स हैं, उन्होंने तो सारा एक्सप्लेन कर रखा है हम इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। उसके बाद भी ये लोग शॉर्ट टर्म के पीछे भाग रहे हैं, शॉर्ट टर्म के पीछे मार्केट को भी बीट नहीं कर पा रहे इनके रिटर्न, और फिर भी ये उन फंड मैनेजर्स के पीछे भागे पड़े हैं कि भाई हम तो वेल डाइवर्सिफाइड हो गए, पहली बात तो। और भागने वाले सबसे पहले होते हैं, जैसे अभी ट्रंप के टैरिफ का ड्रामे हो रहे थे, उसमें मार्केट इतना गिरा, तो उसमें मार्केट गिराने वाला कौन है? गिराने वाले यही तो एंडाउमेंट है। एंडाउमेंट कहते हैं हमारा पैसा निकाल दो, हमारा तो पैसा साइड लाइन्स में लगा रहेगा,
है, वो हमारे लिए ठीक है, हमें नहीं लगा के रखना मार्केट में। तो वो सीधा जो 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट कभी होता है ना, मार्केट 1000 पॉइंट गिरना होता है, बाद में पता लगता है 1500 गिर गया, ये तो 2000 पॉइंट गिर गया, गिरना 1000 था। जैसे निफ्टी के फ्यूचर्स दिखा रहे थे 1000 पॉइंट गिरेगा, वो गिर गया 2000 पॉइंट। ये इसीलिए तो होता है क्योंकि एंडाउमेंट क्या है, एंडाउमेंट पूरी बौखला जाती है भाई साहब। ना इनको पैसे का करंट यूज़ है, हार्वर्ड का जो एंडाउमेंट का पैसा, ये कोई यूज़ थोड़ी ना करते हैं, इनके पास तो इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा है इनके पास ऑलरेडी डोनेशंस का, बाकी कुछ नया चीज़ तो बनाते नहीं है। ठीक है, तो जब इतना पैसा आ रहा है वही यूज़ करने के लिए नहीं है, और इसको भी ये लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच सकते इनके जो डायरेक्टर्स हैं, कितनी बड़ी बात है। तो स्क्रूटिनी फंड मैनेजर्स ये होता है अंडरमाइनिंग द रिस्क टेकिंग, द फियर ऑफ अ सिंगल बैड वीक प्रॉम्प्टिंग, हाँ सिर्फ ब्लड ड्यूरिंग मार्केट डिप्स, ट्रम्प टैरिफ बता दिया। क्लारमैन आर्ग्यूज दैट दिस शॉर्ट टर्म ऑब्सेशन गिव्स एवरेज इन्वेस्टर इंडिविजुअल्स। अब बात करते हैं हमारा फ़ायदा कहाँ होगा। जब ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाँ, इनके फंड मैनेजर्स को कहेंगे कि भाई हमारा पैसा निकालो, हमें जाना है यहाँ से, तब क्या है, तब ये वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। और जब ये वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, तब ये जो डिप मिलते हैं ना हमें नीचे, जैसे अभी ट्रम्प के टैरिफ के दौरान मार्केट 21,700 तक गया था। ठीक है, मार्केट इतना नीचे गिरा था और एक दिन में 1300 पॉइंट तक गिरा था। ठीक है, खुला ही 1300 पॉइंट नीचे था, और तो क्या होगा। तो ऐसे डिप्स पर मौका होता है इन्वेस्टर्स को, हमारे जैसे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, जो लॉन्ग टर्म का सोच रख सकते हैं, उनको इन्वेस्ट करने का। क्योंकि हमारा पैसा तभी बनेगा, तभी हम पैसा कमा पाएंगे जब हम इनकी तरह नहीं चलेंगे। अब हम भी इनकी तरह सोचने लग गए, हम भी शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म करके चलेंगे, तो ना हमारा पैसा बनेगा। हाँ, इनका तो बन ही रहा, पर इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर हैं, इनके पास वैसी कमी नहीं है, हमें तो ओरिजिनल पैसा कमाना है। हम इनको फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मार्केट को भी नहीं बीट कर पा रहे हैं, और हमें तो पैसा कमाना है, तो हमें तो इनके अगेंस्ट ही जाना पड़ेगा। अब इनके अगेंस्ट में मैं ये नहीं कहता कि क्या बोलते हैं महंगी सी महंगी कंपनी खरीदो, अपना लोअर वैल्यूएशन पर खरीदो, देख के खरीदो। उसके बाद जब डिप मिलता है, जब वो सस्ती चीज़ और सस्ती हो जाती है, तब होता है असली मौका खरीदने का हमारे पास। तो क्लामन argues that this short term obsession gives average investor, while institutional fund managers short term trading focus on। हाँ, अब जब ये महीने और हफ्ते की ट्रेडिंग में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस घुस रखे हैं, उनके पास इतने महंगे महंगे कंप्यूटर हैं, इतने हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं जो बैठे हुए हैं शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म में कैश निकालने के लिए मार्केट से, तो उसमें हमारे जैसे सोचते हैं कि हम उनको हरा के हम उनसे ज़्यादा पैसे कमा ले जाएंगे। वाह भाई वाह। हमें पैसा तभी मिलेगा जब हम उस जगह जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे कम कंपटीशन है। अरे कंपटीशन तो खेलते खेलते थक गए लोग बाग, हमारे देश में, इंडिया जैसे देश में। हमने देखा नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, कहीं ले लो, जहाँ 10,000 सीट हैं, 10,000 नहीं, जहाँ 5,000 या 1,000 ही सीट हैं, वहाँ पे 40-40 लाख लोगों का कंपटीशन आ रहा है, उसमें ही कूद के क्या मरोगे। ठीक है, हमारा काम है आगे बढ़ना। आगे बढ़ना उस जगह पे ही हमें फ़ायदा मिलेगा जहाँ पे कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम है लॉन्ग टर्म होल्डिंग में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग तो कहना बुरी बात है। तो मिमिकिंग द रैपिड ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन इज लूजिंग गेम। ओके, हाँ, लूजिंग गेम कैसे है भाई साहब, ब्रोकरेज फीस इतनी देते हो। सरकार तो, निर्मला सीतारमन मैडम तो खुश हैं भाई, टैक्सेस मिल रहे हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्सेस तो ब्रोकरेज फीस, स्टैम्प ड्यूटी और पता नहीं कितनी कितनी ड्यूटी लगा रखी है इन्होंने, इतने पैसे कटते हैं। कभी अपनी फीस देखो, ब्रोकरेज फीस कितनी आती है, तब आपको पता लगेगा कितने तो पैसे आपने ऐसे उड़ा दिए फीस फीस में। तो लॉन्ग टर्म अप्रोच में इतना फ़ायदा है आपको, ना तो आपको शॉर्ट टर्म टैक्स जो ओवरऑल टैक्स कटता है वो नहीं कटेगा लास्ट में। तो क्लारमैन फिलोसफी हाईलाइट्स अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स रिक्वायर डूइंग समथिंग डिफरेंट। हाँ, ऑब्वियसली, स्टेइंग पेशेंट, बाइंग अंडर वैल्यूड कंपनीज टू आउट फ्रॉम द मार्केट, टेक द लेस ट्रैवल पाथ, फोकस ऑन। और हमारे पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है, हमारे पास कोई कहने वाला नहीं है ऊपर से कि भाई ये पैसा निकालो, ये पैसा डालो, ये पैसा निकालो, ये पैसा डालो। हाँ,
अगर हमारे पास अगले 30 साल हैं, 30 से 40 साल हैं, और हमें पता है हमारी थोड़ी बहुत जो कमाई हो रही है ये होती रहेगी और अगले 40 साल हम कमाएंगे, तो हमारा मेन काम होना चाहिए इन्वेस्टिंग करते रहने का। और करते रहेंगे किस में? जब अंडर वैल्यूड कंपनीज हम ढूंढेंगे और उनमें हम डालते रहेंगे। निकालने का तो हमें कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी तो हमें जितना लोअर से लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है हम खरीदते रहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता नीचे जाए ऊपर जाए। ज़्यादा ऊपर जाए तो फिर तो हमें फ़र्क पड़ेगा, फिर तो हम बॉन्ड में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर फिर भी हमें वो पाथ लेना है जो कम लोग जाते हैं जिस पाथ में। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके नहीं कमाना। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आप ये सोच लो, जहाँ पे इतना कंपटीशन है, आप कहीं कंपटीशन से भाग के आए फिर आप उस कंपटीशन में घुस रहे हो, क्या ज़रूरत है? लॉन्ग टर्म में कंपटीशन कम है क्योंकि कम लोग उतना ही सोच रख सकते हैं, और स्टॉक मार्केट में उसी का फ़ायदा होता है जो ट्रेंड के अगेंस्ट जाता है। ट्रेंड है जैसे शॉर्ट टर्म का, आप चाहिए लॉन्ग टर्म। यही मैं कहूँगा, यही मैं राय दूंगा। तो सेथ क्लारमन जी के इंटरव्यूज़ अगर आप भी चाहें तो आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत इंटरव्यूज़ हैं, एक दो का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, देखना ना भूलें। और अगर आपको जानना है कि मैं लोअर वैल्यूएशन पर जो स्टॉक खरीदता हूँ, तो लोअर वैल्यूएशन, लोअर पी, कितना पी लोअर होता है, मैं क्या देख के स्टॉक खरीदता हूँ, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।